Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to start motion chapter for class 11th, and it is essential to complete kinematics, statics, dynamics before you are going to study physics forward. Now I am going to study motion chapter. अब यहाँ पर देखो बेटा, आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मोशन चैप्टर की मेनली शुरुआत जो होता है, इस हिसाब से तैयारी करते हैं। जो इसका मेनली छोटी-छोटी पॉइंट बच्चे नहीं जानते रहते हैं, जिसके कारण ये चैप्टर तैयार नहीं हो पाता है। ये मैकेनिक्स का पार्ट है और जिस बच्चे के फिजिक्स में मैकेनिक्स की तैयारी नहीं रहती है, उन्हें आगे चल के परेशानी होती है। अब इसीलिए सबसे पहले हम की पॉइंट शुरुआत से ही चलते हैं। मान लो एबीसी ऑफ मैकेनिक्स हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस आधार पर आपके सबसे पहला पॉइंट जो है मोशन में मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। पॉइंट नंबर 1, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बस चलते हैं, ट्रेन चलते हैं, प्लेन चलते हैं, जिनको हम बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं, इन सब के जो मोशन होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो ये हमारा मैकेनिक्स में होता है। इन अदर वर्ड्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स who deals with the study of motion of material object is called mechanics. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, the study of motion of a body is called mechanics. अब यहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ते हैं। पहले मैकेनिक्स की अच्छे ढंग से तैयारी की जाती थी, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स होता था पहले, और एडवांस मैथमेटिक्स में क्लास 9-10 से ही आप 9-10 11th में ही मैकेनिक्स पढ़ाया जाता था। लेकिन अब मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस नहीं है, मैकेनिक्स का टॉपिक्स मिलता है बीटेक में फर्स्ट ईयर में। और जिनको मैकेनिक्स की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें फिजिक्स के, जनरल फिजिक्स के जो है उसमें से कहीं से उन्हें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए इसे ज़रा ध्यान दो। समझ में आ रहे हैं बेटे? यस सर। हाँ। अब यहाँ पर देख लो, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग ब्रांचेज। मैकेनिक्स को हम इस तरह से फ्लोइंग ब्रांचेज मान 3 ब्रांचेज में हम डिवाइड करते हैं। पहला है स्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसे कोई भी मटेरियल है रखा हुआ है, वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है सॉरी, अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन योर रूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल, यू आर एट रेस्ट। आप कमरे में बैठे हो और वॉल के जो है, कमरे के जो वॉल हैं उसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन नहीं बदल रहे हो, तो ये रेस्ट में होगा। इसलिए सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with material object at rest. सेकंड है हमारे पास काइनेमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of motion of material objects without taking into account of factors, that is nature of force, the nature of bodies etc, which cause motion. अब यहाँ पर काइनेमैटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन हम करते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ मोशन हुआ कैसे, कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, मोशन हुआ कैसे, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम केवल ये पढ़ते हैं जो भाई बॉडी मोशन में है। इसको हम आपके आ जाते हैं ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स who deals with a study of motion of material objects without taking into account of factors, that is with nature of force, nature of bodies etc which cause motion. मोशन जिसके कारण हुआ उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, केवल सिंपल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा ब्रांच आपका हो जाता है डायनामिक्स। इसी को मैकेनिक काइनेमैटिक्स में, हेयर टर्म काइनेमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड किनेमा व्हिच मींस मोशन। काइनेमैटिक्स जो है किनेमा वर्ड से बना हुआ है,
जिसका मीनिंग होता है मोशन। अब हमारे पास है डायनामिक्स। थर्ड, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with a study of motion of object taking into account the factors which cause motion। यहाँ पर हम बॉडी के मोशन के बारे में भी देखते हैं और साथ साथ आपके मोशन हुआ क्यों, उसका रीजन क्या है, किसने मोशन किया, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब हम फोर्स के बारे में भी, जो अप्लाई फोर्स करते हैं उस सब के बारे में भी पढ़ते हैं। तब ये आ जाता है हमारा डायनामिक्स में। इस तरह से बेटे आपने देख लिया मैकेनिक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। सिंपली स्टैटिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, काइनेमैटिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन, एंड डायनामिक्स को कहते हैं द स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विद कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कारण क्या है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। टर्म डायनामिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामिस, डायनामिस वर्ड से बना हुआ है which means पावर। शुरू में आपके जैसे मशीन चलते थे, मोशन चलते थे, इंजन चलते थे, तो वो किस तरह से चल रहे हैं इन सब के बारे में स्टडी करते थे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। हाँ। अब आपके देखो यहाँ से स्टार्टिंग होता है रियल में। अभी हमने बॉडी के बारे में बताया, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन। अब यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बार बार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स एक पॉइंट कैसे चलेगा, इसलिए वहां पर वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है बेटा, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज मच मोर ग्रेटर देन द साइज ऑफ बॉडी। यदि बॉडी के साइज से के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तब उस बॉडी को हम पॉइंट लिखते हैं। जैसे कॉपी पर लिख देते हैं ना, पॉइंट ए से बी तक गया है, ए से बी तक जो जाते हैं तो इसको हम ए को लिख देते हैं, यहाँ ट्रेन चली, बी तक पहुंची ट्रेन। अब ट्रेन को एक पॉइंट दिखा देते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ट्रेन तो इतनी बड़ी है, उसको हम पॉइंट कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ सिंपल बात है, जैसे आपके मान लो दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, वहां यदि एक 1 किलोमीटर लॉन्ग आपको ट्रेन रख भी देंगे तो उसके एक सिंपल पॉइंट होगा, इसीलिए उसका साइज पॉइंट के बराबर हम लेते हैं। इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आप देखते हो इंडिया के मैप पर देखते हो, दिल्ली के लिए एक पॉइंट दिया है, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, उस बीच में एक दिल्ली का पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो एक सिंपल सा हम पॉइंट लगा देते हैं दिल्ली के लिए। इसलिए यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट, एन कर्सर देखना भाई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स साइज इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू पाथ मूव्ड बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया गया है उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज नेग्लिजिबल है, तब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है नियर अबाउट 3000 से ऊपर ही है, तो 3000 डिस्टेंस में वहाँ 1 किलोमीटर का पॉइंट ही हम कंसीडर करेंगे। मान लो ट्रेन बहुत लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा ट्रेन है, तब भी वो एक पॉइंट के रूप में शो होगा। इस कंडीशन में इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आपके देखो रेस्ट में, इसके यहाँ तक ये आपके इंट्रोडक्टरी देख लिया आपने। अब स्टार्टिंग करते हैं रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? बताओ बेटा रेस्ट क्या होता है? सर रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिस्टेंस चेंज ना हो टाइम के साथ, किसी एक डिस्टेंस से। डिस्टेंस नहीं, बल्कि आप सिंपल बोल दिया करो पोजीशन चेंज नहीं हो। जैसे पोजीशन चेंज ना हो। जैसे आपका घर है बेटा बना हुआ, अब वीडियो ऑन कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपका भी नेट अच्छा है। अब आपके दिखाते हैं आपका घर बना हुआ है धरती पर, है अर्थ के ऊपर। अब अर्थ का के रिस्पेक्ट में आपके घर का पोजीशन तो बदल नहीं रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है जो सीतामढ़ी से दरभंगा चला गया या मुजफ्फरपुर चला गया घर, घर वही है। इसको हम कहेंगे रेस्ट में।
और यहाँ पर रेस्ट के लिए देखते हैं बेटा, रियल में यहाँ पर जो होता है रेस्ट क्या है? बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। अपने सराउंडिंग yes, के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन, जैसे अब बस स्टैंडिंग ऑन अ रोड is not changing yes, its position with respect to road, then bus is said to be at rest. But when yes, it sir. changes its position with respect to other body, then it is said to be in motion. अब यहाँ Yes, पर sir. रेस्ट के बारे में देख लो, कुछ इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर एक एक पॉइंट ध्यान देना, अब यहीं से रियल में स्टार्ट हो गया है मैकेनिक्स। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time. फॉर एग्जाम्पल, आपको बेटा डेफिनेशन याद करना, कई बच्चे कहते सर डेफिनेशन तो पूछते ना, भाई डेफिनेशन याद रहेगा तब थॉट, वन वर्ड फार्मूला नहीं याद रहते हैं, डेफिनेशन हमें याद रहते हैं, उसके आधार पर हम Yes, sir. फार्मूला बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट। जैसे बुक आपके टेबल पर रख दिए हो, तो वह टेबल के रिस्पेक्ट में बुक का पोजीशन बदल नहीं रहा है, तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे। कोई आदमी Yes, चेयर sir. पर बैठा हुआ है, चेयर का पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो आदमी रेस्ट में कहलाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पर मेनली सेकंड पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी बॉडी, आप जैसे घर, आपका घर ही है मान लो, तो आपका घर क्या रेस्ट Yes, में sir. है 100%? बताओ। No, sir, 100% रेस्ट में नहीं है, क्योंकि हम लोग का अर्थ भी मूव हाँ, कर रहा है बस, हमेशा। वेरी गुड। Because your home is not at absolute rest, because your home is revolving around the sun with the earth. अर्थ के साथ Yes, साथ आपका घर भी सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब yes, कहोगे sir. सन इज एट रेस्ट, नो, सन इज No, sir. revolving around other stars, Yes, sir. and that star is revolving in the galaxy. गैलेक्सी के भीतर वो स्टार भी घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। जैसे बिग बैंग थ्योरी हुआ, पूरा यूनिवर्स पहले एक पॉइंट पर था बेटा, अब यहाँ अच्छा, एक्सप्लोड sir. होके सारे के सारे पॉइंट बिखर गए। जस्ट लाइक जैसे एक पटाखा लेते हो भाई, ऊपर में फोड़ दिए। अब पटाखा, आप सिंपली Yes, देखो, कई बच्चे करते ना, एक पटाखा लेके फेंक देते ऊपर, yes, और एक पटाखा लेके फेंक देते हैं ऊपर, और फटने पर वो कोई टुकड़ा इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर जाता है। यदि वो अर्थ के ग्रेविटी फोर्स नहीं काम करे, तब तो टुकड़ा चारों तरफ बिखरता चला जाएगा ना। yes, अब sir. इस कंडीशन में देखो बेटा, मेनली इसी तरह से पूरा यूनिवर्स पहले गैसियस बॉल था, और बिग बैंग थ्योरी कहता है जब उसमें एक्सप्लोड हुआ तो सारे गैसियस पॉइंट बिखर गए और दूर हटते जा रहे हैं, और कहीं जाके कुछ Yes, गैसियस पॉइंट जमा हो गया तो सन बन गया, कुछ जगह दूसरे जगह जमा हो गया तो प्लैनेट बन गया, कहीं और जमा हो गया सैटेलाइट बन गया। और जो जमा नहीं हो पाया वो ऐसे ही पार्टिकल के रूप में है। जैसे आप पढ़ते होंगे, अर्थ सन के चारों तरफ एक एस्टेरॉइड्स भी घूमते रहते हैं। yes, sir. हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाते हैं, वो बड़े बड़े चट्टान की तरह हैं जो घूम रहे हैं। और वही Yes, sir. एस्टेरॉइड जो है कभी कभी ग्रेविटी पुल में आ जाता है, अर्थ से भटक जाता है, तो अर्थ के ऊपर आते हैं। तो आपको नासा वगैरह न्यूज Yes, देते रहते हैं, जो देखो भाई अर्थ से ये टकराने वाले थे, रॉक्स बच गए। yes, sir. इसी तरह से एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में है, सभी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। Hence, second point, a body is at absolute rest is not possible because everything in the universe is in motion according to Big Bang theory. Yes, sir. For example, सर रेस्ट का हाँ बोलो सर बेटा। रेस्ट का कॉन्सेप्ट तो यही है कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में वो हाँ ऑब्जेक्ट का हाँ हाँ पोजीशन हाँ चेंज ना हो रहा हाँ, हो। वहां पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये यस पॉइंट सर। अपना पोजीशन नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल यस सर। देखो, a body is at rest with respect to its surrounding, but it is in motion along with the earth around the sun. जब भी हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, हम लोग भी मोशन में है, अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ। यस सर। अब आपके कंसेप्ट आ गए बेटा मोशन। अब मोशन के कंसेप्ट में देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, यहाँ चेंजेस इट्स
पोजीशन विद, देखो चेंजेज इट विथ पोजीशन विथ टाइम, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे वर्ड हो गया है। चेंजेज इट्स yes sir, पोजीशन विद एक्स्ट्रा आ गया, इट्स पोजीशन विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ बस इज रनिंग ऑन द रोड, रोड पर बस चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रोड इट इज इन मोशन, रोड के रिस्पेक्ट में बॉडी मोशन में है। एग्जाम्पल, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन एयर, अ ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स, अ शिप sailing on the water, a man walking on roads are some of examples of motion visible to eye, जो हमें आंख को दिखाई पड़ते हैं। Motion of gas molecules is an example of motion invisible to eye। आप कहोगे सब कुछ तो दिखाई पड़ता है सर, सब मोशन में जा रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास में जितने गैसियस पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मोशन में तो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मुझे ये no sir, मॉलिक्यूल दिखाई ही नहीं पड़ते। अब यहाँ पर थर्ड टॉपिक्स है इसमें, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मीनिंग ये होता है जो बॉडी आपके रूप में रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो किसी और के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो बेटा, और ट्रेन में आपके बगल में ही बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर है, तो आप yes दोनों sir, आदमी रेस्ट में हो, आप उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट हो। लेकिन जब आप ट्रेन के बाहर देखते हो, तो बाहर में जो अब घर आंगन दिखाई पड़ता है, ग्राउंड दिखाई पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। इसका yes मतलब sir, कोई एक बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हो सकता है, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। जैसे हम ही लोग बैठे हुए हैं, तो मान लो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में आप भी हम भी मोशन में हैं। yes अब sir, इसी को देखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। It means an object in one situation can be at rest, but in another situation, the same object can be in motion। लेकिन दूसरे सिचुएशन में बॉडी मोशन में हो सकता है। yes sir, एग्जाम्पल, a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers, but is in motion with respect to objects outside the train। जो पैसेंजर है बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में मोशन में है। अ पर्सन सिटिंग इन yes हिज हाउस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स एंड सन, अदर प्लैनेट्स और yes सन के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा, एक छोटी सी बात हम बताते हैं, ये एक एक पॉइंट बताते हैं। रियल में ये पॉइंट सब नाइन्थ क्लास 10th क्लास से ही चालू होता है, और वहां yes पर सही ढंग से कोई जानकारी नहीं देते हैं, और बच्चे केवल रटे रटाए आंसर लिख के आ जाते हैं। होता क्या है उन्हें मालूम नहीं है। अब आपको एक सिंपल सा आईआईटीएंस की हम बताते हैं। अब मान लो कोई आईआईटीएंस 60% है, और कोई नीट वाला या प्राइवेट कॉलेज वाला 60% है, तो पहले जॉब किसको मिलेगा? IITN को सर, आईआईटीएन। क्यों भाई, आईआईटीएन में क्या खासियत है? मान लो प्राइवेट जॉब वाला ज्यादा नंबर वाले हो, तब भी आईआईटीएन को ही प्रेफर करेगा। इसका कारण क्या है? आईआईटीएन जो है, जो एक टॉपिक्स जानते हैं, तो उस टॉपिक के जन्म से लेके अभी तक का क्या पोजीशन है वो पूरा जानता है। मान लो 10 टॉपिक नहीं जानता है, जो ही टॉपिक जानता है तो उसका वो पूरा जानता है। लेकिन जनरली प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं, हम भी जाते हैं पढ़ाने के लिए बीटेक में भी, वहाँ वो कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन बताइए जिस आधार पर हम पेपर में अच्छे नंबर ले आए। तो वहां पर रियल में 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपके, फ्रॉम ईच सेक्शंस। आपको एटलीस्ट यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस। 4 सेक्शन होते yes हैं, और 4 सेक्शन में 8 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। तो आपके हर एक सेक्शन से एक एक सेलेक्ट कर लिए, एक सेक्शन पूरा कर लिए, 2 सेक्शन थोड़ा पूरा ज्यादा कर लिए, और इसके आधार पर वो सेलेक्टेड। उसमें भी क्वेश्चन पैटर्न देखो, क्वेश्चन पैटर्न पिछले 5 इयर्स या 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है उसी का रिपीट होता है। yes तो उस तरह से हम लोग क्वेश्चन उनको सेलेक्ट करके दे देते हैं, यही पेपर में आना है, तो वो केवल क्वेश्चन का आंसर पढ़ के गया और लिख के आ गया। अब उसमें उनको नंबर तो अच्छे आ जाते हैं,
लेकिन नॉलेज उनके पास नहीं। इसलिए यदि आपको हम प्रेफर किए हैं और आपको हम गाइड कर रहे हैं, याद करो जो भी टॉपिक्स पढ़ें वो खूब अच्छे ढंग से पढ़ें, तो फिर उसके लिए आईआईटी या नीट या कोई भी एग्जामिनेशन कठिन नहीं है। आप वहां यस भी हो, अभी आपको किशोर वैज्ञानिक वाला भी निकलेगा फॉर्म, नीट्स वाला भी निकलेगा, आईआईटी किशोर से। वैज्ञानिक क्या है सर? अच्छा अच्छा, किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा, यहाँ से जैसे आप टेस्ट दिलाते हैं आपको और सिलेक्शन हो जाता है, इसमें यस सर। आपको जैसे इसरो है या इस तरह के जो बड़े बड़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर है, यस सर। इस सब में आपका एडमिशन हो जाता है अच्छा, प्लस इस टू के टेस्ट में बाद। पूछा क्या था? किसमें? पूछा क्या आता है इस टेस्ट में? इस टेस्ट में पूछा क्या आता है? हाँ, इसमें वही पीसीएम रहता है भाई, अच्छा अच्छा। फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहते हैं। हाँ, अंतर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये टेस्ट तो मान लो 11th-12th में लेते हैं, लेकिन इसका यस सिलेबस सर। कवर करता है पूरा 11th-12th एंड प्लस फर्स्ट ईयर, थोड़ा ऊपर लेवल का भी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे अच्छा। आप सिंपली देख लो, अभी रेस्ट पढ़ते हो 9th क्लास में भी, और यस सर। रेस्ट पढ़ते हैं हम 11th में भी, तो यस दोनों में सर। अंतर है ना। वहाँ केवल डेफिनेशन बच्चे को बता के चले आए, यहाँ पर थोड़ा उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यस उसी सर। आधार पर जो टॉपिक्स रिलेटेड है, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इस सब के क्वेश्चन भी ज्यादा रहते हैं। कहने का मतलब वो दिखा देता है 11th क्लास का सिलेबस रहता है 12th क्लास तक का, तो बच्चे जो नहीं कर यस सर। पाते हैं उसको पूरी सिलेबस नहीं पता रहता है, और सिलेबस के हिसाब से उसके स्कूल में तब तक उतना पढ़ाई नहीं हुआ रहता है। इसलिए अभी से मान लो आपको सामने किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा वाला है, एनटीएसए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, आईआईटी का है, इन आप यस सर। मैथमेटिक्स फील्ड में हो तो आप इन सब में टेस्ट देके सिलेक्शन ले सकते हो। और इसलिए इसी की तैयारी जहां भी रहो, हमने आपको अपना स्टूडेंट माना है, बच्चा माना है, तो आप जहां भी रहोगे हम आपको पूरी की पूरी मदद करेंगे, जब भी कोई जरूरत पड़ेगा गाइड करते रहेंगे। यस सर। हाँ, अब आप देखो बेटा, इसी आधार पर अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। अभी आपने मोशन का देखा, तो यहाँ पर और टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स मेनली। मोशन को डिफरेंट टाइप्स हम डिवाइड करते हैं, जैसे देख लो, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपली रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में पास करते हैं। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यस अब सर। यहाँ पर दोनों में तो ट्रांसलेटरी को भी यही कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पर ये भी चलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, ये चीज आपको समझना है। जब कोई पॉइंट चलेगा along यस a सर। line, then it is said to be rectilinear। अब यस हम सर। लाइन बना के एक पॉइंट बता दिए ये ट्रेन है, लेकिन जब हम यस पूरे सर। पूरे बॉडी को ही मोशन में दिखाएंगे, तो बॉडी जैसे इतना बड़ा है तो इसका हर पार्ट मोशन में रहेगा, हर पार्ट लीनियर रहेगा मोशन में, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेटरी। अब यहाँ पर समझने के बाद देखो, द मोशन इन व्हिच a particle or a point mass is moving along a straight line is called rectilinear motion। कोई पॉइंट मास है जिसको पॉइंट बॉडी कहते हैं, वो यदि along a straight line है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और यस। ट्रांसलेटरी मोशन में, द मोशन इन व्हिच a body which is not a point mass is moving such that all its constituent particle moves simultaneously along parallel straight lines सर and पॉइंट मास क्या होता है? अभी ऊपर आपको पॉइंट मास बताए थे, जैसे रास्ता बहुत बड़ा है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दिए, कहने का मतलब यस सर। रास्ता बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज रास्ते के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। चलिए सर। आपसे मान लो आप पॉइंट अभी देख, ऑब्जेक्ट है सर वो। क्या? वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट मास दोनों सेम ही है। हाँ 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 हाँ, पॉइंट मास बोलो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो, ये दोनों सेम ही होते हैं। अब यहाँ ठीक है। पर इसी में, अब यहाँ पर यदि इस बॉडी मान लो इतना बड़ा बॉडी हमने कंसीडर किया, ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका हर एक पॉइंट जाएगा स्ट्रेट लाइन में, हर एक पॉइंट यस का, सर। हर एक पॉइंट का लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल। इस तरह से हम कहते यस हैं द मोशन इन व्हिच अ बॉडी
which is not a point mass, is moving such that all its constituent particles move simultaneously along a parallel straight lines and shift through equal distance in a given instant of time. जैसे ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, हर एक पॉइंट का रास्ता Yes. पैरेलल है और सभी का टाइम का रेस्पेक्ट स्पीड भी सेम है। एग्जाम्पल, यहाँ पे दो बॉडी भी हो सकता है सर? क्या? यहाँ पे एक साथ 2 या 4 बॉडी भी मूव कर सकता है हाँ, पैरेलल? वो हम पढ़ेंगे, जैसे रोटेटरी मोशन जो होते हैं वहां पर पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करके। नो सर, उसको इसमें उसको नहीं गिना सकता है? हाँ, इसमें हम बता रहे हैं। हाँ, पहले यहाँ देखो, इसके बाद अपने आप कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अ बॉडी स्लीपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हैज ट्रांसलेटरी मोशन। अब यहाँ पर देख लो बेटा, यही हम दिखाना चाहते थे। एक बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी कुछ देर के बाद यहाँ आ गया। इस बॉडी Yes, पर sir. हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं, ए बी सी, और यही जब इस जगह पर आ गया तो हमने ए डैश बी डैश सी लिखे। अब देख लो, Yes, ए sir. ए डैश बी डैश दोनों पैरेलल है। अब आप Yes, sir. कह रहे थे एक के साथ अधिक बॉडी, उसका भी कंसेप्ट देखो। मान लो एक बॉडी आपके यहाँ पर है और दूसरा बॉडी यहाँ Yes, पर है, दोनों चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तब इसको भी Yes, हम sir. ट्रांसलेटरी मोशन में कंसीडर करेंगे। अब वहाँ अगर 3 ऑब्जेक्ट है सर तब? हाँ, तीनों है, लेकिन तीनों के बीच का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करे। जैसे 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ से, मान लो 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 हमने काउंट कर लिया। Yes, sir. अब ये तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया था, तीनों ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन होगा और तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदले, ये भी कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। Okay, sir. यही- और ये 3 बॉडी को 3 पॉइंट कंसीडर करके चलो बेटा, 3 पॉइंट कंसीडर Yes, करके चले तो बस हर एक पॉइंट का रास्ता जो है पैरेलल है, इसको हम ट्रांसलेटरी कहेंगे। और यहाँ पर हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम सर अगर ये तीनों का पोजीशन चेंज ना हो रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर इन लोग का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ना हो के, मतलब लीनियर ना हो के, मतलब 2 डायमेंशनली हो या सर्कुलर मोशन हो, फिर? हाँ, तो उसके लिए हम आगे बताएंगे। अभी डोंट वरी, ये ठीक तो है। आपको हमने केवल रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी बताया जहां मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। Yes, अब उसी को आगे हम बताते हैं, वो भी टॉपिक्स है। देखो, अब आ गया जो अभी आप क्वेश्चन पूछे थे, तो मोशन का यहाँ पर देखो, सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। जब कोई पॉइंट सर्कल पर चलेगा, पॉइंट yes, बॉडी या पॉइंट मास को सर्कल पर चलते हैं तो उसको कहते हैं सर्कुलेटरी। लेकिन यदि पूरा का पूरा बॉडी ही चलते हैं तो बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कल पर चलेगा और हर एक yes, sir. पॉइंट एक छोटे सर्कल बड़े सर्कल पर चलता रहेगा। जो सर्कल सेंटर यहाँ है, सेंटर के चारों तरफ, यहाँ पर पूरे Yes, sir. बॉडी को जब हम शो करेंगे तो हर एक पॉइंट का रास्ता होगा सर्कुलर, तब उसको कहेंगे हम रोटेटरी मोशन। आया समझ में? Yes, देखो, yes, sir. the motion in which a particle or a point mass is moving on a circle is called circulatory motion। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मास हमने ले लिया है, कोई बॉडी है जिसका बहुत छोटा साइज है और इस सर्कल पर चल रहा है, कर्सर देखो सर्कल पर चल रहा है, इसको कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेटरी मोशन का डायग्राम देखो, यहाँ पर देख लो, ये सेंटर है, बॉडी बहुत इतना बड़ा बॉडी है, ये अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद बॉडी यहाँ पर आ गया। तो इस बॉडी का मान लो 1 2 3 पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो ये पॉइंट भी सर्कल पर है, ये पॉइंट भी Yes, सर्कल पर है, ये पॉइंट भी सर्कल पर है। किसी पॉइंट के बॉडी का एक पार्ट है, इसलिए बॉडी के पार्टिकल के बीच में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ okay, sir. 3 पॉइंट या, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है सर्कल पर चलता है, तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जब पूरा बॉडी को ही हम सर्कुलर पर दिखाएंगे, कहने मतलब बॉडी का साइज बड़ा है, उसके आधार पर Yes, दिखाते sir. हैं, तो ये हमारा कहलाएगा सर्कुलर सॉरी रोटेटरी मोशन। अगर से पॉइंट, अगर वो का जो तीनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है तो या पोजीशन है चेंज हुआ तो तब उसको ये क्या बोलेंगे? तब ये रोटेटरी मोशन नहीं कहलाएगा। तब जैसे तीनों का पोजीशन बदलते जाएंगे, तब इसके वहां पर हम आपको बताएंगे आगे
पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको लिए हैं, यदि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इन तीनों के बीच में पोजीशन बदलेगा तब ये यस रोटेटरी सर। मोशन नहीं कहलाएगा। रोटेटरी मोशन का मतलब लेकिन एक मिनट, जो बॉडी मूव करते हैं तो उसका हर एक पॉइंट सर्कल पर चलता है यस सर। और सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर होते हैं बेटा, यस सर। तब इसको हम आपको रोटेटरी मोशन कहते हैं। या अगर सर हाँ तीनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन तीनों जो सर्कल पाथ पे ही, सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है, तो उसको नहीं रोटेटरी मोशन नहीं बोलते हैं। नहीं उसको क्या नहीं, वो वो आ जाएगा हेलिकल में। हेलिकल में? ओके सर। हाँ, वो हेलिकल में आ जाएगा, वो रोटेटरी में नहीं आएंगे। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक है, सब अपने अपने जगह पर है, सबका पोजीशन फिक्स है, हर एक पार्टिकल का रेडियस फिक्स है, तब ये ओके आपको सर। कहलाते हैं रोटेटरी। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आपके आगे नेक्स्ट मोशन में ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब इन दोनों का अंतर बताओ बेटा। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का? हाँ, देखो सिंपल, एक हमने पेंडुलम ले लिया, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे चलते हैं, यस सर। ये हमारा ऑक्सिलेटरी हो गया। यहाँ ये ओके सर। विजिबल है, इसको हम आंख से देख पाते ओके। हैं कि भाई पेंडुलम आगे पीछे जा रहा है। यस सर। इसको आगे हम पढ़ेंगे, पेरियोडिक मोशन भी पढ़ेंगे, रिपीटेड मोशन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली ऑक्सीलेटर का, जब पार्टिकल कोई चलता है इस तरह से, एक सर्टेन टाइम के बाद अपना रास्ता फिर से वो दोहराता है, तो यस सर। उसको हम ऑक्सीलेटरी कहते हैं। लेकिन यदि एटम जो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो एटम तो मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ता, तो उसका वाइब्रेशन कहाँ से दिखाई पड़ेगा, यस सर। तो उस केस में उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पर देखो, ओके। oscillatory motion is that motion in which body moves to and fro, आगे पीछे या back and forth repeatedly about a fixed point। ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे चलते हैं, ये हमारा ऑक्सिलेटरी में हो गया। इसी को हम बैक एंड यस सर। फोर्थ भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। आप फिक्स पॉइंट को मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन व्हिच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और back and forth repeatedly about a fixed point is called mean position in a definite interval of time। यहाँ से यहाँ जो गया आया, ये टाइम भी फिक्स है। अब in such a motion body is confined with well defined limits। बॉडी यहाँ से कितने दूर गया, ये दोनों तरफ फिक्स है, इसको कहते हैं कन्फाइंड विथ वेल डिफाइंड लिमिट्स। जिसके मैक्सिमम इधर कितना गया था, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, इधर कितना गया था, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। इन सच ए मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स called extreme position on either side of mean position। Example, the motion of the pendulum of wall clock is oscillatory motion। अब यहाँ पर ये हम डायग्राम भी दिखाए हैं, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, या घर पर भी एक धागे से कुछ बॉडी लटका दो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये हमारा ऑक्सीलेटरी में होगा। ये पोजीशन एक्सट्रीम कहलाया, ये पोजीशन एक्सट्रीम, और जो बीच का पॉइंट है जिसके आगे पीछे चलते हैं, छोड़ने पर बॉडी यहीं रुकेगा बीच वाले पोजीशन में, तो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ओके सर। अब यहाँ पर देखो वाइब्रेटरी मोशन, इफ इन द ऑक्सीलेटरी मोशन एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड नया वर्ड आ गया, देख लो बेटा, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम यहाँ तक गया है, एक्सट्रीम यस पोजीशन सर। तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड। हाँ, अब यदि ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, नेग्लिजेबल हो, तो तब वो कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर देखो, if in the oscillatory motion amplitude is very small, that is microscopic। अब आपको ये वर्ड बता चुका हूं, मैक्रोस्कोपिक, बड़ा वर्ड, बड़ा यस ऑब्जेक्ट। सर। अब माइक्रोस्कोपिक छोटा, जैसे एटॉमिक लेवल पर। द यस सर। मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी। आजकल हम, हमारे पास जो घड़ियां हैं, उन घड़ियों की मदद से, या जो भी हमारे पास टाइम फैक्टर मेजर करते हैं,
कितना छोटा टाइम मेजर कर सकते हैं बेटा, बताओ? सर मिली सेकेंड तक। नहीं, नहीं, उस गाड़ी से तो सेकेंड सेकेंड कर सकते हैं। हाँ, इस घड़ी से सेकंड करते हैं, लेकिन Yes, सीजियम क्लॉक से हम, नोट कर लो कॉपी पर, 10 पावर okay, माइनस sir. 14 we are able to measure 10 पावर माइनस 14 सेकंड। Second. 10 पावर माइनस 14 सेकंड तक टाइम हम मेजर कर सकते हैं। चलो यहाँ Accurate. तक आपके, हाँ, एक्यूरेट। Okay, sir. बेटा ये नासा वगैरह को जो देखते हो, या इस समय जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, ये सब में हम इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं। अब यहाँ Okay, पर sir. ऑक्सीलेटिक बाज, नेक्स्ट आ गया रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का बताओ भाई एग्जांपल। रैंडम मौसम जिसका पाथ फिक्स नहीं हो सर। हाँ, पाथ फिक्स नहीं है, तो ऐसा आप आसपास में बताओ, कोई एग्जांपल आपने देखा है कहीं? बटरफ्लाई मूव करता है तो भी रैंडम मौसम मूव नहीं करता है, नहीं, कोई चिड़िया। बटरफ्लाई नहीं 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 नहीं, बटरफ्लाई का मोशन अपना वो डायरेक्शन फिक्स करके चलता है बेटा। अब आपको हम बताते हैं, आजकल छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल आते हैं, यस सर। और उसको आप ग्राउंड पर मार दो, तो वो उड़ के इधर इधर चारों तरफ जब टकराने वाले कंडीशन में है, ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो छत से यस टकराएगा, सर। वाल से टकराएगा, इधर किससे टकराएगा, फिर किधर जाएगा, उसका रास्ता फिक्स नहीं है। इसी यस तरह सर। से गैसियस मॉलिक्यूल जो भी हैं, जो गैसेस में हैं, वो आपको यस इधर सर। उधर जाएगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और ये आपका सबूत देखना हो, तो आप कहीं से सनलाइट की एक छोटी सी किरण नीचे आते हो, तो आप उस पर नजर डालना, तो नजर डालोगे तो यस कई सारे डस्ट पार्टिकल आपको इधर उधर दिखते रहते हैं। रियल में वो यस गैसियस पार्टिकल नहीं है, डस्ट पार्टिकल के ऊपर सनलाइट पड़ते हैं, उनके रिफ्लेक्शन से उसका पाथ में दिखाई पड़ता है। यस ये सब सारे कहलाते हैं रैंडम। द मोशन इन व्हिच पार्टिकल मूव randomly, that is they do not move along a definite path, is called random motion। और एग्जाम्पल, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये भी रैंडम मोशन है। गैसियस मॉलिक्यूल्स, सर। ये भी रैंडम मोशन है। हाँ बोलो बेटा। अगर एटम एटम के अंदर का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मौसम करता है क्या? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स है। अब आप अभी पढ़ोगे, जैसे केमिस्ट्री में भी हम बता देंगे, ले लेना हेल्प उसमें भी, जहां से भी करो। आपके इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द सर्कल। अब आप ध्यान दो, ऑन ए सर्कुलर पाथ, शुरू में क्या था, सर्कुलर पाथ पर चलते थे, बाद में उसका यस एलिप्टिकल भी हो सकता है। और आप अभी आप पढ़ोगे एसपीडीएफ, सब यस सेल सर। वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें पाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, उसका रास्ता फिक्स है, वो रैंडमली इधर से इधर नहीं जाते हैं। यदि ऐसे जाने लगेंगे ओके तो सर। सारे मटेरियल के भीतर का बॉन्ड ही टूटने लग जाएंगे, तो कोई मटेरियल ही नहीं दिखेगा। तो वहां पर ये समझ गया सर। हाँ, इसलिए वहां उसका पोजीशन फिक्स है बेटा। ओके सर। यहाँ तक समझ में आए? यस सर, आ गया सर। हाँ, समझ में आ गए बेटा। ये हम रिकॉर्ड भी किए हैं, और इसी को हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, और साथ साथ इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और फ्रेंड्स सबको भी बता देना, कोई जरूरतमंद है उनको मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके सर।